अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है 7.6 टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 से दैट इज इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। स्टूडेंट्स गुलेल एक जो है वो छोटी सी एक आपके पास होती है जिसमें कि रबड़ एक लगी होती है, रबड़ से उसमें कोई पत्थर वगैरह कुछ रख के उसको खींचते हैं। जब आप खींचेंगे और जैसे आप उसको छोड़ते हैं यहाँ से तो पत्थर आगे की तरफ जाएगा, गुलेल आप जहाँ से खींच के लेके गए थे वहीं पे वापस आ जाएगी। अगर उससे भी थोड़ा सा आसान करें, हम एक रबड़ है, रबड़ को आप खींचते हैं, खींचने के बाद जैसे छोड़ेंगे रबड़ अपनी असल जगह पे क्या होगी, वापस आ गई। तो जो आपने उसको खींचा है आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द डीफॉर्मिंग फोर्स, जो कि ऐसी फोर्स जो किसी रबड़ की जो शेप है उसको क्या करती है, चेंज करती है। मींस सबसे पहले हम देखते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स क्या चीज है। इसी में एक आता है पॉइंट डीफॉर्मिंग force. First of all, okay, deforming force basically a force, you can say an applied force, an applied force that changes shape, length or size of object। ऐसी फोर्स जब आप किसी चीज के ऊपर जब अप्लाई करते हैं उसको तो उसकी उस चीज की जो साइज है, जो शेप है या जो उसकी जो आपके पास लेंथ है, वॉल्यूम है, उसको क्या करती है, चेंज कर देती है। ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स जब किसी बॉडी के ऊपर एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है, आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स रबड़ के ऊपर आपने लगाई और देन आपने जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म कर दिया, मींस आपने छोड़ दिया उसको, रबड़ अपनी असल हालत में वापस आ गई। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर कि जिसमें जैसे ही आप उसके ऊपर से डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो बॉडी अपनी असल हालत को रीगेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, हम जो डिफाइन करेंगे वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, the property of a body to restore its original shape after the removal of deforming फोर्स। जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर से डीफॉर्मिंग फोर्स को आप रिमूव कर देते हैं तो बॉडी जो है वो अपनी असल हालत को रीगेन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। और ऐसा बॉडी जो कि अपनी असल हालत को रीगेन कर लेते हैं, द बॉडीज आर, दिस बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक। ऐसे बॉडीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जिनके ऊपर से जैसे ही आप रिमूव करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को अपनी असल हालत को क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड द इलास्टिक बॉडीज। जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि हर एक बॉडी जो है उसके ऊपर जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, रिमूव करें तो वो दोबारा से अपनी असल हालत को रीगेन कर लें। कुछ बॉडीज जो होते हैं वो इसको रीगेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे बॉडीज को हम जो है वो नॉन इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। या द बॉडीज which do not gain their original shape after removal of force are called inelastic bodies। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बॉडीज भी होते हैं जैसे रबड़ है, रबड़ वगैरह को जो आपके प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जब आप ऐसे फोर्स लगाने से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे बॉडीज जो कि अपने असल हालत को रीगेन नहीं करते हैं उन्हें जो है वो इनइलास्टिक बॉडीज कहा जाता है। स्टूडेंट जो इलास्टिक बॉडीज हैं वो भी टू सम एक्सटेंट ही इलास्टिक होते हैं। लाइक रबड़ वगैरह आपके पास है तो रबड़ को आप जब बहुत ज्यादा खींचे तो वो टूट जाती है। मींस एक हद है जहां तक कि वो अपने उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को क्या करता है, बेयर अप कर देता है। तो उसके बाद जो है वो बॉडी अपनी असल हालत को दोबारा से गेन नहीं करता। फोर्स ऑफ द मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट नोन एज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के most of the bodies
are elastic to a certain limit, that is called elastic लिमिट। और इलास्टिक लिमिट्स ऐसे ही क्रॉस होती है तो बॉडी क्या करता है कि अगर उसके ऊपर से आप रिमूव भी करते हैं फोर्स को तो अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा। जैसे आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं तो वो स्ट्रेट हो जाता है, वापस दोबारा स्प्रिंग की शेप उस तरह से हासिल नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो आपके पास ये जो लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। इसी के साथ 7.6 के साथ 7.6.1 एक टॉपिक है 7.6.1 दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टूडेंट्स ये है कि हुक्स लॉ इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए स्टूडेंट्स आप जब भी द एक्सटेंशन होती है, द एक्सटेंशन या इसको जो है वो कंप्रेशन, extension and compression is directly proportional to displacement। स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास लेट से एक रबड़ है, खींचा उसको यहां तक लेके फोर्स लगाई तो यहां से क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने कवर किया। तो वो बॉडी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। जो आपके पास एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सो अप्लाइड फोर्स। जो आपका एक्सटेंशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अप्लाइड फोर्स के। वो एक्सटेंशन क्या है कि आपके पास लेट्स से एक स्प्रिंग था यहां तक, आपने उसको स्ट्रेच किया और यहां तक उसको इंक्रीज कर दिया, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो एक्सटेंड करेगा। अगर आप कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी जितनी फोर्स होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो ये जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है बेसिकली ये उसका डिस्प्लेसमेंट ही होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा X मींस डिस्प्लेसमेंट यानी कि कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगी। प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो F इज इक्वल टू kx आता है। k जो है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको हुक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। और अगर इसका यूनिट यहां से हम देखें k का, k इज इक्वल टू क्या बनता है, F ओवर x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर इसका यूनिट और फोर्स का न्यूटन। तो k का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। तो डिफरेंट वैल्यूज जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उसके लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। तो ये जो है हमारा हुक्स लॉ है जिसमें कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, F इज प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे इक्वल और k हमारा कांस्टेंट आएगा। k की वैल्यूज अगर यूनिट निकालना हो तो वो न्यूटन मीटर इनवर्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, टॉपिक है हमारा टॉपिक 7.7 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस और स्ट्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज बेसिकली कॉल्ड द प्रेशर। जिस तरह से आप प्रेशर को डिफाइन करते हैं स्ट्रेस इज आल्सो द प्रेशर। कहीं भी आप लोग जनरली भी देखते हैं स्ट्रेस बेसिकली किसको कहा जाता है, प्रेशर को। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सेम लाइक द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस ऑफ द बॉडी। के उसके ऊपर आपके पास स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को जो है वो हम एक ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिग्मा एज अ ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड द सिग्मा। सिग्मा के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और बेसिकली स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी बॉडी के ऊपर जो उसका यूनिट एरिया है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। और इसका यूनिट सेम जिस तरह से फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स बेसिकली इसका यूनिट जिसको कि हम पास्कल भी लिख सकते हैं। प्रेशर का यूनिट और जो आपका स्ट्रेस है ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें होते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर एंड आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। और स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर इनवर्स दैट इज
पास्कल होता है। इसी के साथ स्ट्रेस के बाद हमारे पास सेकंड टर्म है जो है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज स्टूडेंट्स के जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं यानी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से उस बॉडी के अंदर जो उसकी शेप होती है चेंज होगी या उसकी लेंथ चेंज होगी या कोई ना कोई उसके अंदर चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आता है फोर्स अप्लाई करने से दैट चेंज इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज स्ट्रेन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट when stress is applied on an object। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इट में चेंज इट्स लेंथ, इट में चेंज इट्स लेंथ, शेप, वॉल्यूम और साइज। This change is called strain। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कोई चेंज आता है, या तो उसकी शेप चेंज होगी या साइज चेंज होगा या उसकी लेंथ चेंज होगी। तो ये जो चेंज होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्ट्रेन। और स्ट्रेन का जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन के साथ में हम देखते हैं एक हमारे पास टाइप है, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, इफ द अप्लाइड स्ट्रेस changed the length of the object, then strain is called टेंसाइल स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने से जो है उसका लेंथ चेंज होती है, तो लेंथ चेंज होने से इस तरह का जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो बेसिकली स्ट्रेन जो है वो इसका एक इस तरह से एप्सिलॉन भी यूज किया जाता है, इसकी मदद से इज इक्वल टू होता है डेल एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये इसका चेंज इन लेंथ है तो इसको क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अगर आपके पास वॉल्यूम के लिए होगा तो वो डेल वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। तो ये बेसिकली जो है वो आपका स्ट्रेन होता है जिसको कि हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। इसी के साथ यंग्स मॉडुलस या इसको हम जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है आपके पास स्टूडेंट्स के द अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्ट्रेस जो होता है स्टूडेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप प्रोपोर्शनल को खत्म करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट और साथ में स्ट्रेन, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो उसकी जगह एक कोई इक्वालिटी आती है और साथ में कांस्टेंट आता है। इसका मतलब है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इसको हमने क्या किया इस तरफ डिवाइड कर दिया और इज इक्वल टू किसके है कांस्टेंट। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के द स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो will always be constant। अगर स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो कांस्टेंट है इसको हम क्या कह सकते हैं यंग्स, इसको जो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसी में इलास्टिसिटी जो मॉडुलस है इसमें एक आपके टाइप है जो कि है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अभी हमने पढ़ा था लेंथ
अंदर चेंज, स्ट्रेस से टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर अगर रेशियो हो आपके पास मींस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, तो इसको हम जो है वो y से लिखते हैं और इसको क्या कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा है स्ट्रेस जो है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो इक्वल था हमारे पास डेल L ओवर L के चेंज इन लेंथ के। तो इसको अगर हम लिखें यहां से तो y इज इक्वल टू F ओवर A और डिवाइडेड बाय डेल L ओवर L मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमने क्या सिंपली वैल्यूज पुट कर ली। तो इन वैल्यूज को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यहां तक भी जो है वो आपके पास ठीक है। अगर मजीद इसको सॉल्व करें तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा F ओवर A मल्टीप्लाई L ओवर डेल L। तो यहां से y इज इक्वल टू F L ओवर A डेल L। स्टूडेंट्स ये लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इस लेंथ का यूनिट भी क्या होगा मीटर। तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस has the same unit as stress, क्योंकि इसका यूनिट क्या बनेगा आपके पास अगर देखें y इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का क्या मीटर डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे जो लेंथ है उसका भी क्या मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। और स्ट्रेस का यूनिट भी यही होता है और पास्कल यानी कि प्रेशर का यूनिट भी। तो यंग मॉड्यूलस का जो यूनिट होता है वो सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 7.6 एंड टॉपिक 7.7 था, जिसमें 7.6 में हमने इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट को डिस्कस किया और 7.7 में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस को स्टडी किया। तो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।